गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 को काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। आज आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे वाला टॉपिक हमारा आता है संयोजी उत्तकों की श्रेणी में ही टॉपिक आ रहा है और उत्तक है आपका उपकला उत्तक। अगला संयोजी उत्तक पूरा करने के बाद हम अगला उत्तक पढ़ रहे हैं उपकला उत्तक, जिसको कि एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। देखिए उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक हमने पूरे कर लिए हैं। अगला वाला उत्तक आपका आता है उपकला उत्तक। ये संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है, अलग उत्तक है। तो संयोजी उत्तक कंप्लीट करने के बाद हम अब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं उपकला उत्तक के बारे में। देखिए नाम है उपकला। उपकला, उप का मतलब ऊपर, यानी जितने भी हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं उन अंगों के ऊपर पाया जाने वाला जो उत्तक है, अंगों के ऊपर पाए जाने वाले उत्तक को उपकला उत्तक कहा जाता है, जो कि ऊपर होने की वजह से एक पर्टिकुलर या विशेष अंग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, तो इसीलिए इसको सुरक्षात्मक उत्तक भी कहा जाता है। अब उपकला उत्तक के अलग अलग प्रकार माने गए हैं, उन सभी प्रकारों का हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो उत्तक आता है उसको कहा जाता है सरल उपकला उत्तक। या इसी को अपन कहते हैं स्तरित उपकला उत्तक। स्तरित उपकला उत्तक देखिए क्या है, स्टेमस एपिथेलियम भी इसको कहा जाता है। सरल उपकला उत्तक को अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से नजर आता है। सबसे नीचे आपको दिख रही है आधार झिल्ली, इसको आधार झिल्ली कहा जाता है। ऊपर क्या ऊपर आप जो देख पा रहे हैं सारे क्या उत्तक है? क्या उत्तक कैसे हो सकते हैं भाई? कोशिका का समूह मिलकर बनाएगा उत्तक। तो ये सारी क्या है? कोशिकाएं हैं। ये सारी की सारी हैं कोशिकाएं। ओके, अब नीचे जो झिल्ली है आधार झिल्ली, आधार झिल्ली कोशिकाओं को बांधे रखने का कार्य करती है। तो ये तो बात होगी संरचना की, कहाँ पे है इनकी स्थिति, या हम बात करें लोकेशन की, कहाँ स्थित होंगे सरल उपकला उत्तक। तो हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स जिनको कहा जाता है, रक्त वाहिनियों में सरल उपकला उत्तक पाया जाता है। रक्त वाहिनियों के अलावा आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ लिया है, नहीं आपका चैप्टर नंबर 2 नहीं है तो किसी और क्लास का चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं पढ़ा है। देखिए श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं, फेफड़ों की बात करते हैं, तो फेफड़ों में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है कूपिकाएं। तो रक्तवाहिनियों और कूपिकाओं में सरल उपकला उत्तक की उपस्थिति देखी जाती है। कार्य क्या करेंगे? सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। दूसरे उत्तक को कहा जाता है घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार यानी घन का आकार है जिनका, घनाकार यानी घन की आकृति लिए हुए होते हैं उत्तक, उनको कहते हैं घनाकार उपकला उत्तक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ आकृति हमने घन की तरह की देने की कोशिश करी है कोशिकाओं को, जो घनाकार उपकला उत्तक का निर्माण करती। कहाँ है ये वाले उत्तक? वृक्क नलिका। वृक्क नलिकाओं में घनाकार उपकला उत्तक की उपस्थिति देखी जाती है। वृक्क नलिका कहाँ? वृक्कों में पाई जाती हैं वृक्क नलिकाएं जिनमें घनाकार उपकला उत्तक की उपस्थिति देखी जाती है। ओके, इसके बाद अगला उत्तक, अगले उत्तक की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे जो आपका उत्तक आता है उसको कहा जाता है स्तंभाकार। स्तंभाकार उपकला उत्तक। अगले उत्तक को हम नाम दे रहे हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक, यानी यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं का आकार स्तंभ के समान होगा, पिलर लाइक शेप होगी कोशिकाओं की, और स्तंभाकार आकृति वाले उत्तकों को ही नाम दिया जाता है स्तंभाकार उपकला उत्तक। कहाँ पे उपस्थित होंगे सुनिएगा, आमाशय, स्टमक आपका, आमाशय में ये उपकला उत्तक पाए जाते हैं। आमाशय के अलावा आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्तंभाकार उपकला उत्तकों की उपस्थिति देखी जाती है। कार्य क्या होगा? पहला कार्य तो सर्वविदित है, सभी को पता है, सुरक्षा देने का कार्य। दूसरा कार्य इनकी उपस्थिति के आधार पर तय होगा। उपस्थिति कहाँ पे है? आमाशय में है, छोटी आंत में है, तो कहीं न कहीं इनका जो कार्य होगा वो पाचन और अवशोषण की क्रिया से संबंधित होगा। ओके, अंतिम उत्तक की बात करते हैं। अंतिम उत्तक इसी नाम से मिलता जुलता है, जिसको कहा जाता है अंतिम उत्तक, इसी के नाम से मिलता जुलता है। देखिए क्या नाम दिया जाता है? सीलिएटेड या सीलिया युक्त, इसको हम नाम देते हैं सीलिया युक्त स्तंभाकार उपकला उत्तक, यानी उपकला उत्तक पर सीलिया आ गए हैं। उपकला उत्तक पर सीलिया आ गए हैं किस तरह से? कुछ इस तरह से। अब ये अलग जगह पे पाई जाएंगी। स्तंभाकार उपकला उत्तक पर जब सीलिया आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है सीलिया युक्त स्तंभाकार उपकला उत्तक। कहाँ पे पाए जाएंगे? ये श्वास नली में पाए जाते हैं, और श्वास नली के साथ साथ भोजन नली में भी पाए जाते हैं। भोजन नली जिसको कि इसोफेगस कहा जाता है, श्वास नली जिसको कि ट्रेकिया कहा जाता है, इन दोनों भागों में सीलिया युक्त स्तंभाकार उपकला उत्तकों की उपस्थिति पाई जाती है, जो कि वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों को आगे की तरफ धकेलने का कार्य करते हैं। जैसे श्वास नली की बात करें तो वहाँ वायु को आगे की तरफ धकेला जाएगा। भोजन नली की बात करें तो भोजन नली से भोजन को आमाशय की तरफ धकेले जाने में सहायता प्रदान करेंगे सीलिया युक्त उपकला उत्तक। हालांकि मांसपेशियां भी इस कार्य में सहायता प्रदान करती रहेंगी। और अब आता है चैप्टर का लास्ट टॉपिक और अंतिम उत्तक चैप्टर का, जिसको कहा जा रहा है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक शरीर के सबसे लंबे उत्तकों की श्रेणी में आने वाले उत्तक हैं तंत्रिका उत्तक, जिनको कि नर्व टिश्यू भी कहा जाता है। सबसे लंबे टिश्यू जो होते हैं तंत्रिका उत्तक ही होते हैं। डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये आपका सबसे लंबा उत्तक है शरीर का, जिसको कहा जा रहा है तंत्रिका उत्तक। अन्य कोशिकाओं की भांति ये भी एक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। उत्तक है तो कैसे बनेगा? कोशिकाओं के संयोजन से बनेगा। देखते रहिए, देखते रहिए। ये जो आपको तंतुनुमा आकृति दिखाई दे रही हैं, इनको कहा जाता है क्या? डेंड्राइट्स कहते हैं। भाई क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इनको कहा जाता है। इनको कहते हैं ध्रुमाश्म। ध्रुमाश्म जो सबसे पहले काम क्या करेगा तंत्रिका उत्तक के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। आपने खुद की चिकोटी काटी, मान लीजिए आपने खुद की चिकोटी काटी, किसी और की काट ली, और कोई कटवाएगा? आप एक चिकोटी काटेंगे तो आपके दपाक दपाक मिलेंगी। तो आपने खुद की चिकोटी काटी, करके देख सकते हैं। खुद का तो प्रैक्टिकल खुद से कर सकते हैं। जैसे आप चिकोटी काटेंगे थोड़ा सा दर्द तो होगा ना, कैसे आप करके देखें, तुरंत आप चेक कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो आपने जैसे ही चिकोटी काटी, पेन हुआ, आपने और जोर से चिकोटी काटी, ज़्यादा जोर से पेन हुआ, और जोर से चिकोटी काटी और ज़्यादा जोर से पेन होगा। तो कैसे, क्या हो रहा है, कैसे पेन हुआ? तो जैसे आपने चिकोटी काटी, चिकोटी देख पा रहे हैं आप? चिकोटी, ये मैं काट के दिखाता हूँ। ये चिकोटी आ रही है, भाई चिकोटी आ गई ये वाली। तो जैसे आप चिकोटी काटेंगे, चिकोटी वाले भाग पे क्या है? स्किन है, त्वचा है। उस त्वचा के जस्ट नीचे कौन है? मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। मसल्स में कौन है? मसल्स में तंत्रिका उत्तकों की मौजूदगी है। तो वो तंत्रिका उत्तक क्या करेंगे? जैसे चिकोटी आपने काटी, सबसे पहले ध्रुमाश्म वाला भाग
उस चिकोटी के पेन को संभालेगा, कहाँ लेके जाएगा, मस्तिष्क तक लेके जाएगा, वहाँ पंचायत बैठाई जाएगी, एनालिसिस होगा कि एडवांस आपको हाथ को हटाना पड़ेगा, नहीं पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, या तो आप हाथ हटा लें या फिर पेन को बर्दाश्त कर लें। समझ रहे हो मेरे ख्याल से आप। तो तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो जो उद्दीपन हमें मिलते हैं, अब उद्दीपन दो तरह के हो सकते हैं, उद्दीपन बाहर से भी मिल सकता है। बाहर से कैसे मिलेगा, तापमान ज़्यादा हो गया, गर्मी पड़ रही है, तो हमने क्या किया, हमने हल्के रंग के वस्त्रों को धारण कर लिया है। तापमान कम हो गया, सर्दी लग रही है, हमने उन्हीं वस्त्रों को धारण कर लिया है। आप समझ रहे हैं ना बात, बिल्कुल समझ रहे हैं आप, अच्छी बात है। तो वातावरण में जो तापमान का परिवर्तन है वो भी एक उद्दीपन देने का काम करेगा। इसी तरह से आंतरिक भाग की बात करें, आंतरिक भाग में क्या होगा, सडनली आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, अंदर हॉर्मोन्स का निर्माण होगा, तो वो हॉर्मोन्स भी आंतरिक उद्दीपन का कार्य करेंगे। तो उन सभी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक ले जाने में तंत्रिका उत्तक अविस्मरणीय योगदान निभाता है। तो सबसे पहले दुर्मांसनिक उद्दीपन को ग्रहण करेंगे। दुर्मांसनिक के बाद अगला वाला जो भाग है इसको कहा जाता है कोशिका काय। कोशिका काय एक कोशिका की तरह का ही भाग है जहां साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, और तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य को कहा जाता है तंत्रिका प्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म, तो नर्व सेल का न्यूरोप्लाज्म। कोशिका है तो डेफिनेटली केंद्रक भी यहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ केंद्रक की मौजूदगी देखी जाती है, केंद्रक है। केंद्रक के बाहर कुछ आपको डॉट नजर आ रही हैं, इनको नाम दिया जाता है वैज्ञानिक के नाम पे, इनको कहते हैं निषेल कण। निषेल कण प्रोटीन के बने होते हैं जो कि तंत्रिका कोशिका को कभी कभी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कब, जब इसमें ऊर्जा की अनुपस्थिति होती है या ऊर्जा बन नहीं पाती है। अगला सबसे लंबा वाला जो भाग माना जाता है तंत्रिका का, उसको कहा जाता है एक्सोन। इसको कहते हैं एक्सोन, इसको एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन के साथ इसको तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। और सबसे अंत वाला जो भाग है, अंतिम भाग आप जो देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है तंत्रिका अंतस्थ। इसको नाम देते हैं तंत्रिका अंतस्थ या न्यूरॉन टर्मिनल। इसके बीच में आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही जो डिसकंटिन्यूअस हैं, इनको कहा जाता है माइलिन आच्छादित। माइलिन आच्छादित आप देखें लगातार नहीं है, इनके बीच में गैप आप देख पा रहे हैं। इस गैप को भी नाम दिया जाता है, इस गैप का नाम है रेनवियर के पर्व। रेनवियर एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पे नाम दिया गया रेनवियर के पर्व। तो इन माइलिन आच्छादित की वजह से जो तंत्रिका उत्तक है वो उद्दीपनों को उछल उछल कर मस्तिष्क तक ले जा पाता है। लगातार उद्दीपन इसके द्वारा मस्तिष्क तक ले जाए जाते हैं। ले जाने वाली तंत्रिका को नाम देते हैं संवेदी तंत्रिका, और लाने वाली तंत्रिका को नाम दिया जाता है चालक तंत्रिका। तो तंत्रिकाएं मिलकर हमारी तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो एक तंत्रिका उत्तक की बात करें, तीन प्रमुख भाग आपके सामने आ रहे हैं। पहले भाग को कहा दुर्मांस, दूसरे भाग को हम कह रहे हैं कोशिका काय, और तीसरे और अंतिम और सबसे लंबे भाग को नाम दिया जाता है एक्सोन या तंत्रिका। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। क्वेश्चंस और आंसर्स आप कर ही लेंगे, दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।